A very warm welcome to all those are attending today's session of Physical Education Class 12th organized by Directorate of Education Delhi. जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका शारीरिक शिक्षा कक्षा 12 में पुनः हार्दिक अभिनंदन। हम लोग आपसे जरूर एक मैसेज शेयर करते हैं हर बार अपने सेशन में कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें अपनाना है। और क्या है ये एप्रोप्रिएट बिहेवियर? हम देखें कि मास्क हमें जब भी हम घर से बाहर निकले हमें मास्क जरूर पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। आप आपस में जब भी आप बाहर निकलें प्रिकॉशंस लें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। अगर बाह्य ऑब्जेक्ट से या किसी भी चीज के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को आप अवश्य धोएं और अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को इन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में अवगत कराते रहें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। प्यारे बच्चों, एक और कैंपेन हमारी दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, यह है प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध। अब इस प्रदूषण की भयंकर समस्या को कम करने के लिए हमारा रोल अहम रहता है। हमें जागरूक करना है अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को, कि जब भी वो गाड़ी लेकर बाहर निकलें और रेड लाइट पर खड़े हों तो अपनी गाड़ी को ऑफ जरूर कर दें। जो ओमिशन है गैसेस का, वो प्रदूषण जो कम हो जाएगा, उसका स्तर कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा और एक रिक्वेस्ट आप अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से कर सकते हैं कि हफ्ते में कम से कम एक बार गाड़ी को आप बाहर नहीं निकालेंगे। तो इस प्रकार प्रदूषण की रोकथाम करने में हम सहायक हो सकते हैं, क्योंकि इसका हमारे स्वास्थ्य पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो आइए आज हम आपके साथ ये गाइडलाइंस शेयर करते हैं इस सेशन को अटेंड करने के लिए, कि वीडियो को पूरी स्क्रीन में देखें और विंडो के नीचे कोने में स्क्वायर पर क्लिक करके इसे बड़ा करें। यदि आपको ठीक से दिखाई या सुनाई ना दे तो स्क्रीन को रिफ्रेश करें, कक्षा में ध्यान केंद्रित रखें और अपने साथियों को कक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित अवश्य करें। चैट का उपयोग केवल पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए ही करें। इसके बाद देखिए एक्नॉलेजमेंट है, द फॉलोइंग रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड ओनली फॉर एजुकेशनल एंड नॉन कमर्शियल पर्पसेस। इमेजेस, photographs, content used in this presentation taken from various websites is used purely for teaching and learning purposes. All copyrights and trademarks belong to their respective IP owners. We acknowledge and thank all holders for their rights. And here is disclaimer also, if any discrepancy or inadvertent error is noted in the presentation, it would be rectified accordingly. तो आगे देखते हैं बेटे, MCQs जो हमारे असाइनमेंट्स रहते हैं गूगल फॉर्म के रूप में, उसके रिस्पॉन्सेज को देखते हैं। देखिए 39,210 बच्चों ने अटेम्प्ट किया, बहुत बढ़िया नंबर है ये और हमारे लिए मोटिवेशनल है। इसके बाद परफेक्ट स्कोर्स देखिए 13,932 बच्चों ने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया। मार्वलस रिजल्ट्स, एक बार पीठ थपथपाइए अपनी और इसी तरह से अटेम्प्ट करते रहिए इस क्वेश्चनरी को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम मैं आपसे शेयर करती हूँ, आपकी स्क्रीन पर हैं। भावना GSKV टिकरी कला नंबर 2 पर हैं। आशुतोष पांडे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खिचड़ीपुर नंबर 3। महक सागर ईशानी SKV G ब्लॉक साकेत नंबर 4। अंशिका भार्गव SKV C1 यमुना विहार नंबर 5। चंदा कुमारी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2A ब्लॉक जनकपुरी। निक्की कुमारी GSKV हस्तसाल। लकी GSKV हस्तसाल। आयुष कुमार SBV नारायणा विलेज। मुकेश भारद्वाज गवर्नमेंट सर्वोदय कोएड विद्यालय नजफगढ़ एंड नीरज गंगवार गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 अशोक विहार। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और इसी तरह से आप इनके ऊपर काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इस जल्दी से आपको मैं अपने फैकल्टी मेंबर से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। मैं नूतन दुग्गल SP हेडक्वार्टर छत्रसाल स्टेडियम से, और हमारे आज के प्रेजेंटर हैं मिस्टर राकेश मोहन कोठारी गवर्नमेंट कोएड सर्वोदय विद्यालय रामपुरा से, मिसेस सुनीता शारदा रायसीना बंगाली स्कूल चितरंजन पार्क से, डॉक्टर इंदु डबास स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रोहिणी सेक्टर 23 से, मिस्टर उमेश कुमार अहलावत SBV जनता फ्लैट हस्तसाल से, मिस्टर मनोज कुमार चौधरी सर्वोदय कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल ZB ब्लॉक पीतमपुरा से, मिसेस कुमकुम अग्रवाल SKV GTB नगर से, और डॉक्टर पूजा रावत SKV समालखा से। प्यारे बच्चों, हम लोग हर बार आपसे एक मोटिवेशनल
थॉट्स को शेयर करते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ इन थॉट्स को आपसे शेयर करने के लिए उमेश कुमार अहलावत जी को। ओवर टू यू सर। धन्यवाद मैम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम खेल और चोट दो पहलुओं के बारे में जानेंगे। हम इनको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि हम सबका बचपन इन्हीं के बीच तो बीता है। क्या आपको याद है अपनी वह चोटें जो बचपन में साइकिल सीखते हुए लगी थी, या फुटबॉल के मैदान में, या क्रिकेट के मैदान में, या फिर खो खो खेलते हुए और तेज दौड़ने की चाह में ना जाने हम कितनी बार गिरे हैं। बहुत बार हम सब ने अपनी बचपन की चोटें मम्मी पापा से छिपाई हैं, कहीं घर जाकर डांट ना पड़ जाए, और बहुत बार इनकी वजह से डांट भी खाई हैं। खिलाड़ियों के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, मगर महान खिलाड़ी वही कहलाते हैं जो गिरकर उठना जानते हैं। आइए जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने खेल भावना का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया, जिनके कदम चोट खाकर रुके नहीं। माइकल फेल्प्स। आप यह तो जानते हैं माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा 28 पदक जीते, मगर यह नहीं जानते 2008 ओलंपिक खेलों से पहले माइकल फेल्प्स का हाथ फ्रैक्चर हो गया था और डॉक्टरों ने माइकल फेल्प्स को पानी में जाने के लिए साफ मना कर दिया था। सोचो, अगर माइकल फेल्प्स का हाथ जुड़ भी जाता तो क्या उनके हाथ में वह पहले वाली ताकत रहती? आखिरकार माइकल फेल्प्स को दुनिया के सबसे बड़े खेलों में भाग जो लेना था। सबको माइकल फेल्प्स की सालों की मेहनत खराब होती नजर आ रही थी। माइकल फेल्प्स ने तब भी अपने सपनों को नहीं छोड़ा और कहा, मैं अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो क्या हुआ, मैं अपने पैरों का तो इस्तेमाल कर सकता हूं। तब माइकल फेल्प्स ने अपने पैरों को इतना मजबूत बनाया कि 2008 ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीते और विश्व इतिहास लिख डाला। प्यारे विद्यार्थियों, समय हमेशा उस तरह नहीं चलता जैसा आप चाहते हैं। जीवन में समस्याएं आपकी परीक्षा लेती रहती हैं। रेडमैन 1992 ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ में पदक के लिए मजबूत दावेदार थे, मगर रेडमैन को 150 मीटर दौड़ के बाद दर्द का एहसास हुआ। हामस्ट्रिंग मांसपेशियों में जबरदस्त खिंचाव के कारण रेडमैन ट्रैक पर गिर पड़े। फिर भी वह दौड़ नहीं छोड़ना चाहते थे। खेल भावना का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण देते हुए उन्होंने जैसे तैसे एक टांग पर उछलते हुए दौड़ को पूरा करने लगे। तभी वहां मौजूद एक व्यक्ति ने उनको सहारा दिया और कहा, तुम यह नहीं कर पाओगे। रेडमैन ने जवाब में कहा, मैं कर सकता हूं। फिर उस व्यक्ति के सहारे रेडमैन ने दौड़ को पूरा किया। वह व्यक्ति कोई और नहीं, रेडमैन के पिता थे। हालांकि वह दौड़ में सबसे पीछे रहे, मगर फिर भी वहां मौजूद 65,000 से ज्यादा दर्शकों ने उनको खड़े होकर जोरदार तालियों से सम्मान दिया। अंत में मैं यही कहूंगा, समस्या के ना होने को सफलता नहीं कहते, समस्या पर काबू पाने को सफलता कहते हैं। और सफलता इससे नहीं मापी जाती कि दूसरों के मुकाबले हम कैसा कर रहे हैं, सफलता इससे मापी जाती है कि आप अपनी क्षमता के मुकाबले कितना कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश सर। A wise person knows that there is something to be learned from everyone. तो प्यारे बच्चों, आपको ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी? मुझे उम्मीद है ये स्पेशली आपको मोटिवेट करेगी। शिक्षा का उद्देश्य केवल एकेडमिक एक्सीलेंस नहीं है, अभी तो इसका ध्येय ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी भी है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रूमिंग के लिए हमें अपने शारीरिक क्रिया विज्ञान को समझना बेहद आवश्यक है। अगर हमें अपने फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स और व्यायाम के विभिन्न तत्वों का प्रभाव संबंधी जानकारी होगी तो हम अपनी पर्सनैलिटी को रीशेप करने में सहायक होंगे। This will help to make conscious choices to live healthy and fulfilling life with clarity, peace and happiness. तो आइए फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स के पार्ट 2 सेशन में आज के प्रेजेंटर कोठारी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आगे की कार्रवाई आपसे शेयर करें। ओवर टू यू कोठारी सर। धन्यवाद नूतन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बच्चों, आप सभी का स्वागत है शरीर क्रिया विज्ञान और खेलों में चोटें पार्ट 2। पार्ट 1 यानी भाग 1 में आपने जाना था कि हृदय वाहिका संस्थान या श्वसन संस्थान के व्यायाम के क्या प्रभाव। तो आज हम क्या क्या किन किन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। मांसपेशीय प्रणाली पर व्यायाम के प्रभाव, खेल चोटें कौन कौन सी होती हैं, उनका वर्गीकरण क्या है, खेल चोटों के कारण क्या है,
तो उनका रोकथाम हम किस प्रकार से कर पाते हैं और उसका उपचार हम कैसे कर पाते हैं। प्राथमिक चिकित्सा क्या है, ये आपके सिलेबस में है बच्चों, तो इसकी आज हम चर्चा करेंगे कि इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मांसपेशियों की जो प्रणाली है, मांसपेशियां जो हैं, वो अगर हम व्यायाम करते हैं तो उन पे क्या-क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने जाना था कि हृदय में और श्वसन संस्था पर व्यायाम के क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपने अपने इर्द-गिर्द देखा है या अपने विद्यालय के अंदर स्पोर्ट्स पर्सन्स को देखा है, या जो लड़के और लड़कियां खेलों में भाग लेती हैं आपके टीचर्स के साथ, आपने देखा होगा कि जब वो लगातार व्यायाम करते हैं तो उनके जैसे सर ने और मैम ने लास्ट क्लास में बताया था कि उनके जो आंतरिक अवयव हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, जैसे हृदय और श्वसन संस्था। तो यहाँ पर मांसपेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप देख रहे हैं चित्रों के माध्यम से कि इनकी जो आकार है या उनकी जो माप है, जैसे बाइसेप्स, हम लड़कों के बारे में बात करते हैं, बाइसेप्स बढ़ गई है, ट्राइसेप्स को देखते रहते हैं हमेशा, या चेस्ट जो है बेंच प्रेस करने से बढ़ गया है। तो लगातार व्यायाम करने से या जो योगा करते हैं, आपने देखा होगा उनकी स्किन जो है एकदम टोन्ड हो गई है, उसमें झुर्रियां नहीं रहती हैं या वो ढीली नहीं पड़ती है। तो व्यायाम के बहुत ज्यादा प्रभाव होते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ कैपिलरीज, देखिए कैपिलरीज कहते हैं केशिकाओं को, या जो आर्टरीज के बाद लास्ट में जो मसल्स के अंदर या सेल के अंदर तक हम बात करें कि जो रक्त को ले जाती है, तो उनकी संख्याओं में बढ़ोतरी हो जाती है। आपने देखा होगा जो व्यायाम करते हैं उनका चेहरा जो है कांतिमय हो जाता है या लाल हो जाता है, क्योंकि जो कैपिलरीज है, नंबर ऑफ कैपिलरीज जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है। मांसपेशियों की ताकत और टोन में सुधार होता है, जैसा भी हमने बात की, और मांसपेशियों की कार्य क्षमता जो है उसमें सुधार होता है, यानी उनके अंदर ताकत आ जाती है, उनके जो रेशे हैं, फाइबर्स हैं, वो स्ट्रांग होने शुरू हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जो लोग लगातार व्यायाम करते हैं या साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी व्यायाम करते हैं या योग करते हैं या आसनों का अभ्यास करते हैं, उनकी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो जाती हैं। मांसपेशियां जब हम लगातार काम करते हैं, माताएं बहनें घर में किचन के अंदर काम करती हैं, या हम कहीं भी काम करते हैं, तो जब हम लगातार काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, हमारा मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम व्यायाम करते हैं, लगातार व्यायाम करते हैं, तो अब थकान में देरी शुरू हो जाती है, थकान जल्दी से नहीं लगती है। मांसपेशियों के गैर क्रियाशील फाइबर का सक्रिय होना, बच्चों हमारे पूरे शरीर के अंदर इतनी सारी मांसपेशियां होती हैं कि जो सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती हैं, सोई रहती हैं। जब उनकी आवश्यकता होती है, ईश्वर ने इतना श्रेष्ठ हमें बनाया है, हमारे शरीर को बनाया है कि सारी मांसपेशियों की आवश्यकता हमेशा नहीं होती है। लेकिन जब व्यायाम हम करते हैं तो वो जो सोई हुई मांसपेशियां हैं वो भी एक्टिव हो जाती हैं और काम पे सही समय पर जब उनका आवश्यकता होती है वो काम देती है। हमारी जो पोस्चर है, हमारा जो बैठने का उठने का तरीका है, या हम जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे को कंधे गोल होते हैं या आगे की तरफ झुके होते हैं, जब आप लगातार व्यायाम करते हैं तो हमारा जो मांसपेशियां हैं वो हड्डियों को अच्छे से पकड़ के रखती हैं, तो हमारी जो मुद्रा है बैठने उठने खड़े रहने की वो सही रहती है। मांसपेशियों की प्रतिक्रिया समय में सुधार होता है। जब हम जल्दी से उठते हैं, जैसे हमने बेल बजी तो हम देखते हैं कि कौन बच्चा जल्दी से उठ के जाता है, या हम क्लैप करते हैं। क्लास के अंदर टीचर बहुत सारी तरीके से आपके साथ बात करते हैं रिएक्शन टाइम को जांचने के लिए। तो लगातार जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा जो मांसपेशियां हैं उनकी प्रतिक्रिया समय कम होती है। तो आइए चलते हैं सुनीता शारदा मैम के पास की, वो आए और आपसे चर्चा करें खेल चोटों के बारे में। जी मैम। जी धन्यवाद कोठारी सर। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा व्यायाम करने से हमें बहुत मजबूती मिलती है, हमारी मसल्स को, हमारा कार्डियक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब मजबूत हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी खेलते समय जब कभी हम ग्राउंड में गिर जाते हैं या कोई उपकरण लग जाता है तो हमें चोट भी लग जाती है। तो खेल के मैदान में लगी हुई चोटों को हम खेल चोटें कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। खेल चोटों का वर्गीकरण देखिए, किस किस तरह की खेल चोट आपको लग सकती है। ये है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, कोमल ऊतकों की चोटें, और हार्ड टिश्यू इंजरीज यानी कि कठोर ऊतकों की चोटें। और सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज कौन कौन सी होती हैं बच्चों? ये होती है रगड़, कंट्यूशन, इंसिशन यानी कि चीरा लग जाना, विदारण हो जाना, लैसरेशन, खिंचाव हो जाना मांसपेशी में, और मोच आ जाना। और कठोर ऊतकों की चोटें दो तरह की होती हैं, ये तो हड्डियों की चोट होती है और जोड़ों का विस्थापन। तो सबसे पहले जानते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के बारे में, सबसे पहले जानते हैं रगड़ के बारे में। तो बच्चों, जब हमारी शरीर की सतह किसी अन्य सतह के साथ टकराती है, रगड़ जाती है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा
खून बाहर आ जाता है और ऊपर की चमड़ी छिल जाती है, इसे हम रगड़ कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कंट्यूशन यानी कि गुम चोट। कभी कभी खेलते समय हमें ऐसे जोर का धक्का लगता है या हम किसी दूसरे खिलाड़ी से टकरा जाते हैं, तो ऐसे में हमें ऐसी चोट तो नहीं लगती कि जिससे खून निकलता हो, लेकिन अंदर एक गुम चोट लग जाती है जिसमें चमड़ी के नीचे जो हमारी केशिकाएं हैं, रक्त केशिकाएं हैं, वो फट जाती हैं और उसके कारण वहां पे लाल या नीले धब्बे पड़ जाते हैं चमड़ी के नीचे। ऊपर की चमड़ी बिल्कुल ठीक रहती है, तो इसे हम गुम चोट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चीरा लग जाना यानी कि इंसिशन। जब कभी खेलते समय या ग्राउंड के बाहर किसी उपकरण से हमें शरीर पे सीधा कट लग जाता है। कभी कभी देखा होगा एथलेटिक्स में हम यूज करते हैं स्पाइक्स, तो स्पाइक्स बहुत नुकीले होते हैं, कभी कभी गिर जाने से हमारे शरीर पे उसे चोट लग जाती है, तो ऐसे सीधा कट को हम चीरा कहते हैं यानी कि इंसिशन। आइए जानते हैं आगे लेसरेशंस के बारे में। लेसरेशन बच्चों हमारे शरीर पे लगा हुआ ऐसा घाव होता है जो कि सीधा कट नहीं होता है बल्कि थोड़ा सा फैला हुआ होता है, जिसे हम चिथड़ा घाव भी कह देते हैं। और लेसरेशन और विदारण तो हम उसे कहते ही हैं, लेकिन कभी कभी चिथड़ा घाव कह देते हैं क्योंकि वो इधर उधर फैला हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। टेंडन की चोट यानी कि खिंचाव। और कहाँ पे खिंचाव बेचो? मांसपेशी में खिंचाव। जो स्ट्रेन यानी कि खिंचाव है, ये ऐसी चोट है जब कभी हम शरीर की किसी मांसपेशी का अधिक प्रयोग करते हैं या फिर हम गिरते हैं या फिर ओवर यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी मसल में खिंचाव लग जाता है। और खिंचाव होता क्या है बच्चों? जो हमारे टेंडन्स हड्डी के ऊपर लगे रहते हैं, वह मसल टेंडन जो हड्डी के ऊपर चिपके होते हैं, लेकिन अत्यधिक जोर पड़ने से वो वहां से फट जाते हैं। जैसे कि अभी अभी आपने देखा रेडमैन दौड़ते दौड़ते अचानक ही उनका जो है खिंचाव हो गया शरीर में। तो ऐसी चोट को हम खिंचाव कहते हैं जिसमें कि अत्यधिक पीड़ा का एहसास हमें होता है। स्प्रेन यानी कि मोच। मोच बच्चों एक ऐसी चोट होती है जो कि हमें जोड़ों के आसपास अधिकतर लगती है, क्योंकि जोड़ जो है वह लिगामेंट्स उसको कवर करके रखते हैं। लिगामेंट यानी कि स्नायु बंधन जोड़ों को कवर करके रखते हैं। तो जब कभी हम खेलते समय हमारा पैर मुड़ जाता है या हम गिर पड़ते हैं या हमारी कलाई जो है उसमें चोट लग जाती है, तो इस चोट को हम मोच कहते हैं, जिसमें कि खून तो नहीं निकलता है लेकिन आंतरिक रक्तस्राव होता है, जिसकी वजह से वह जगह नीली भी पड़ जाती है, उसमें सूजन भी हो जाती है और अत्यधिक दर्द होता है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं फ्रैक्चर्स के बारे में, यानी कि हार्ट टिश्यू इंजरीज। और हार्ट टिश्यू इंजरीज के बारे में चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री कोठारी जी को। थैंक यू सुनीता मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया कि जब हम अपने विद्यालयों के अंदर खेलते हैं या किसी स्टेडियम में खेलते हैं, जहाँ पर भी हम खेलने के लिए जाते हैं, प्रैक्टिस करने जाते हैं, तो अलग अलग तरीकों से हमें चोट लगने की संभावना रहती है। तो हमें कौन कौन सी चोटें होती हैं उसके बारे में बात सुनीता मैम ने की। जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी थी, तो हार्ट टिश्यू इंजरी में अस्थि भंग है। अस्थि भंग यानी बच्चों आपको पता ही है कि अस्थि का टूट जाना, 2 या 2 से अधिक हिस्सों में टूट जाना अस्थि भंग कहलाता है। और ये होता क्यों है कि जब दबाव पड़ता है, यानी ऊपर से हम नीचे की ओर हमने जंप लिया और हमारे पाँव के ऊपर दबाव पड़ा और वो जिस एंगल में उसको लैंड करना चाहिए था उस एंगल की जगह दूसरे एंगल में लैंड किया, तो दबाव पड़ने के कारण वो टूट जाती है। तो कौन कौन से अस्थि भंग के बारे में हम चर्चा करेंगे? स्ट्रेस फ्रैक्चर, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर और इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ये आपके सिलेबस में है, और भी फ्रैक्चर है लेकिन ये आपके सिलेबस में है, तो इनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तनाव अस्थि भंग बच्चों, ये देखिए लगातार भागने से जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं या बार बार एक ही रिपीटेड मूवमेंट हम जब करते हैं या जंप कर दें, बास्केटबॉल में हमने लेअप शॉट मारा और हम लैंड किए, फिर लेअप शॉट मारा फिर लैंड किया, या वॉलीबॉल में हमने स्पाइक किया, स्मैश किया और नीचे किया, तो बार बार जब एक ही रिपीटेड मूवमेंट होती है तो जो हड्डी होती है पाँव की, उसके अंदर धीरे धीरे वो खिंचाव पड़ने लग जाता है और दरारें पड़ जाती हैं, तो उसके कारण उसे स्ट्रेस फ्रैक्चर कहा जाता है। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर में हम आगे बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। तो ये लगातार ओवर यूज इंजरी कहलाती है। ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर प्यारे बच्चों,
ये बच्चों के अंदर होता है, जहाँ पर कैल्शियम का फॉर्मेशन हड्डियों में पूरी तरीके से नहीं होता है। ग्रीन यानी हरी, स्टिक यानी डंडी। पेड़ की डंडी को जब आप तोड़ते हैं तो वो अलग नहीं होती है, क्योंकि वो सूखी नहीं होती है। तो ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों में होता है। उनका जो कैल्शियम फॉर्मेशन होता है पूरी तरीके से नहीं होता, तो उनकी हड्डी टूटती है, उसे सीधा करते हैं, फटाफट कैल्शियम बनने लगता है और वो ठीक हो जाती है। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों के अंदर देखा जाता है। इसके बाद है कम्युनिकेट फ्रैक्चर, यानी बहुखंड या विखंडित अस्थिभंग जिसे कहते हैं, कि बहुत सारे टुकड़ों में, 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है। वो मल्टीपल फ्रैक्चर की तरफ चले जाते हैं, बहुत सारे टुकड़े इसके हड्डी के हो जाते हैं। जैसे बाइक हम चला, मोटर रेस में या साइकिलिंग में की जो रेस है, ऐसे स्पोर्ट्स जिनके अंदर बहुत तेजी से इम्पैक्ट पड़ता है या बहुत तेजी से हम गिरते हैं और संभल नहीं पाते हैं, तो बहुत सारे हमारे जो है टुकड़े टुकड़े हड्डी के हो जाते हैं, तो उसे विखंडित या बहुखंड या कम्युनिकेट फ्रैक्चर कहते हैं। इसके बाद है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इसके साथ जो सामने लिखा हुआ है बच्चों, कि हड्डी के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 90 डिग्री के अंदर ये हड्डी आर पार टूट गई है। एक ही हिस्से से टूटी है, लेकिन एक छोर से दूसरी छोर पे इसका कट पड़ गया है। तो 90 डिग्री में टूट जाने को हम अनुप्रस्थ अस्थिभंग या ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। आपने बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन 100% आएंगे, तो आपने बहुत ध्यान पूर्वक इनको सुनना है, देखना है, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज को और इंजरीज को। ऑब्लिक फ्रैक्चर यानी तिरछा अस्थिभंग, की प्रेशर इस तरीके से पड़ता है हड्डी के ऊपर स्पोर्ट्स के अंदर, खेलों के दौरान, कि आपका जो लैंडिंग है या आपको जो हिट किया है किसी चीज ने, इस प्रकार से किया है कि जो हड्डी है वो तिरछी रूप से टूट जाती है, तो उसे हम तिरछा अस्थिभंग या ऑब्लिक फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। उसके बाद है कच्चड़ी अस्थिभंग, यानी इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इस तरह का जो अस्थिभंग है बच्चों, उसके अंदर हड्डी टूट जाती है और दूसरी हड्डी के अंदर घुस जाती है। एक हड्डी टूट गई और वो दूसरी हड्डी के, जैसे देखिए ये आपके चित्र पर दिखाई दे रहा है, ये हड्डी यहाँ पर टूटी और दूसरी हड्डी के अंदर घुस गई है, तो ये इम्पैक्टेड फ्रैक्चर होता है। स्पोर्ट्स में जो फास्ट स्पोर्ट्स है, जिनमें तेजी स्पीड चाहिए होती है और कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो बहुत सारे इंजरीज होने के चांसेस हो जाते हैं, तो उसमें से एक ये है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इसके बाद हम बात करेंगे विस्थापन की, डिसलोकेशन की। ये मेनली क्या होता है बच्चों, कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, आपने कक्षा 11 में पढ़ा था कि जो हमारा कंधे का जॉइंट है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जहाँ पर ये चित्र में भी दिखाया हुआ है कि ये ह्यूमरस की बॉल है और ये सॉकेट बना हुआ है स्कैपुला का, इसके अंदर फंसी रहती है और इस प्रकार से घूमती रहती है। इसीलिए आपका हाथ और हमारा हाथ ऐसे घूमता है, क्योंकि बॉल ऐसे चलती है। तो जब ये बॉल बाहर आ जाती है, क्योंकि जॉइंट है, ये डिसलोकेशन जॉइंट्स में होता है, हड्डी नहीं, जॉइंट्स में। यानी वो एक हड्डी अपने स्थान से खिसक के नीचे आ जाती है। कारण बहुत सारे होते हैं, डायरेक्ट ब्लो हो सकता है, फुटबॉल में खेलते खेलते गिर जाना हो सकता है, कुश्ती में उठा के पटक देना हो सकता है, एक हाथ को खींच देना हो सकता है, जूडो में हो सकता है, बहुत सारी जगह पर। बास्केटबॉल में रिपीटेड मूवमेंट के कारण भी डिसलोकेशन होने के चांसेस होते हैं कंधे में। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, जब हम बार बार एक ही रिपीटेड मूवमेंट करते हैं, तो जो हमारा लिगामेंट है वो लैक्स हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, और जो बॉल है उसके अंदर, जो सॉकेट है उसके अंदर से बॉल बाहर आ जाता है, जो उसको पकड़ के रखा हुआ है। तो ये जोड़ों की चोट है और इसमें हड्डी बाहर की तरफ आ जाती है। तो ये जॉ में भी होती है, जैसे बॉक्सिंग में जॉ में डिसलोकेशन होने के चांसेस भी रहते हैं, यहाँ पर रहती है, रिस्ट में भी रहती है और हिप में रहती है। तो स्पोर्ट्स में ज्यादातर शोल्डर के ऊपर जो है डिसलोकेशन देखा जाता है, या रिस्ट के ऊपर डिसलोकेशन देखा जाता है। तो आइए चलते हैं खेल खेल में। आपकी स्क्रीन पर बच्चों में प्रश्न है, जिसके अंदर पूछा गया है कि निम्न में से जोड़ों की चोटों का किससे संबंध है। ए मधुमेह, बी मोटापा, सी कंधे का विस्थापन, डी एथलीट फुट। तो जब तक बच्चे चैट बॉक्स में जल्दी से आप जाइए चैट बॉक्स में और लिखिए कि जोड़ों की चोट अभी हमने बात की है कि कौन सी है, ए बी सी या डी। मनोज सर, यदि बच्चों का कोई प्रश्न हो तो आप कृपया यहाँ पर पूछ सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं। जी सर, कोठारी सर, बहुत ही अच्छे से आपने स्पोर्ट्स इंजरीज को यहाँ पे बच्चों को समझाया। एक बच्चा है, उसने जानना चाहा है कि सर जो ये ज्यादातर जो हमारी जो खेल चोट हैं, ये गुम चोट के नेचर की हैं ज्यादातर,
परंतु बच्चे ने कहा कि सर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ चोट हमारी ऐसी भी हैं जिनके अंदर ब्लीडिंग बड़ी सीवियर होती है। वहां पर उस कंडीशंस के अंदर बच्चा जानना चाह रहा है कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मुझे लगता है कि बच्चे ने ना पहले ही कर दिया है प्रश्न, पर लेकिन आगे आने वाले सेशन में शायद इसका उत्तर उसे मिल जाना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे आपको जो हमारे साथ सुनीता मैम और इंदु मैम है वो इस प्रश्न का और विस्तार से उत्तर देंगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि बेटा देखिए, ब्लीड जब हो जाता है, रक्तस्राव जब होता है, ये डिपेंड करता है कि इंजरी का टाइप कौन सा है, या बहुत सारे। सबसे पहले हमें ब्लड को रोकना है, तो टर्निकी हम बोलते हैं कि जहाँ से ब्लड आ रहा है हार्ट की दिशा से, तो वहां पर हमें उसे टाइट बांध देना है, आर्टरीज को दबा देना है, जिससे कि ब्लड फ्लो रुक जाए। उसके बाद हम आइस का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आइस दर्द को कम करता है, आर्टरीज को स्क्रूज कर देता है, उसको सिकोड़ देता है, तो ब्लड फ्लो आगे की तरफ नहीं आ पाता है, तो हम आइस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि इंजरी का टाइप क्या है, फ्रैक्चर है या एब्रेजन है या क्या है, उसके ऊपर निर्भर करता है। जी तो इसका, इस प्रश्न का यदि उत्तर आ गया हो चैट बॉक्स में, तो कृपया नाम के साथ हमें बताने का प्रयास करें कि इसका क्या उत्तर बच्चों ने दिया है। पूजा मैम मेरी आवाज को सुन रहे हैं या मनोज जी? कोठारी सर, ज्यादातर बच्चे ऑप्शन सी कंधे के विस्थापन के साथ गए हैं, और ये बच्ची है पूजा जिसने सबसे पहले इसका आंसर दिया। थैंक यू पूजा बेटा, आप सभी हमारे साथ बने रहे। बिल्कुल सही जवाब है कंधे का विस्थापन। तो आइए अब चलते हैं सुनीता मैम के पास कि खेल चोटों का कारण क्या है ये जाने, क्योंकि चोटों के बारे में हमने जान लिया, लेकिन ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसके कारण क्या है। जी सुनीता मैम। जी कोठारी सर, खेल चोटों के कारण क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? सबसे पहले है शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कि फिजिकल फिटनेस। जब तक एक बच्चा शरीर क्रियात्मक रूप से, साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली एंड मेंटली अगर फिट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई गेम खेला जाता है, तब वहां पर चोट लगने की संभावना हो सकती है। सजगता का अभाव, हर गेम के लिए अलग-अलग तरह के रूल्स रेगुलेशन है और हर अलग ढंग से उसे खेला जाता है। तो यदि बच्चे का ध्यान खेल की तरफ नहीं, बाहर कहीं होगा या किसी और चीज में होगा, सपोज हमारे सामने से हम कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्रिकेट में और सामने से बॉल आ रही है लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, तो बॉल लगने से हमें चोट लग सकती है। तो ठीक इसी तरह अन्य गेम में भी ऐसे ही होता है। खेल खेलते समय सजगता का होना अत्यंत आवश्यक है। पोषण का अभाव, कभी कभी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हम खेल मैदान में कमजोरी महसूस करते हैं, अचानक चक्कर आने से हम गिर सकते हैं और उसके बाद हमें चोट भी लग सकती है। तो बैलेंस डाइट करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि हम खेल चोटों से बच सकें। और आगे जानते हैं बच्चों कोठारी सर से। कोठारी सर, साइंटिफिक अनसाइंटिफिक ट्रेनिंग एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग के बारे में बच्चों को यहाँ जरूर बताएं। बिल्कुल सुनीता मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि खेल चोट किस प्रकार से लग सकती है। देखिए बच्चों, जब हम ग्राउंड के अंदर ट्रेनिंग करते हैं, तो अगर हमारी ट्रेनिंग वैज्ञानिक प्रशिक्षण हम नहीं ले रहे हैं, या कोच हमें ठीक से वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं, यानी बार बार दौड़ाए जा रहे हैं और उनको नहीं पता है कि उसका अफेक्ट क्या होगा या इफेक्ट क्या होगा शरीर के ऊपर या मांसपेशियों के ऊपर या हृदय के ऊपर, तो वो हम इंजरी के ऊपर ज्यादा, इंजरी की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। जब साइंटिफिक अनसाइंटिफिक ट्रेनिंग रहती है, वो ठीक, उनको ये नहीं पता कि रेस्ट का कितना समय होना चाहिए, ट्रेनिंग का पीरियड क्या होना चाहिए, या रिकवरी पीरियड कितना होना चाहिए, तो हमें इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो साइंटिफिक ट्रेनिंग हमें लेते रहनी चाहिए और एक अच्छे प्रशिक्षित कोच के अंतर्गत ही हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए। इनएडिक्वेट टेक्निक्स, यानी मैं माना क्रिकेट खेल रहा हूँ और मुझे पुल करना नहीं आता है, तो मुझे संभावना है कि बॉल मेरे हिट करेगी। तो टेक्निक्स यदि नहीं है, मैं स्कूप करता हूँ या मैं फुटबॉल में किक मारता हूँ, तो इंस्टेंट किक को टेक्निक मेरी जो है, अगर वो ठीक नहीं है खेलने की, या जूडो के अंदर लैंडिंग की टेक्निक यदि ठीक नहीं है, आपने उसको गिराया और उसने लैंड किया और लैंड कंधे के साथ जाके वो खड़ा हो गया, लेकिन उसने रिस्ट से लैंड किया, तो इंजरी होने का चांसेस ज्यादा रहता है। इनएडिक्वेट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे हेलमेट पहनना, गार्ड पहनना, थाई गार्ड पहनना, चेस्ट गार्ड पहनना, या टीथ गार्ड पहनना हॉकी में, बॉक्सिंग के अंदर,
तो अलग अलग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। स्विमिंग के अंदर आपको गॉगल्स पहनने पड़ते हैं कि पानी अंदर ना चला जाए। तो हर स्पोर्ट्स का अलग अलग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, उसकी आवश्यकता होती है। अगर हम उसको ठीक प्रकार से नहीं पहनते हैं या नहीं उनका इस्तेमाल करते हैं तो हमें इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। सतह देखिए, सरफेस, जहाँ आपके स्कूल के अंदर आपने देखा होगा कि मेरे स्कूल में भी जो सतह है वहाँ पे कंकड़ पत्थर है। तो बच्चे जब खेलते हैं और स्लाइड कर देते हैं या गिर जाते हैं तो उनको एब्रेजन यानी रगड़ लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जिस भी सतह पर हम खेल रहे हैं उस पर निर्भर करता है, चाहे वो काली मिट्टी की हो, सफ़ेद की हो, या कोई एस्ट्रोटर्फ हो, या कोई भी ट्रैक हो, तो हम उस सतह के अनुसार हमें ठीक से खेलना चाहिए, नहीं तो हमें इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं स्मिता मैम के पास, तो बात करेंगी वार्म अप और जी। बच्चों, कोई भी खेल खेलने से पहले हमें वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। वार्म अप करने से हमारी मांसपेशियाँ खुल जाती हैं, टोन अप हो जाती हैं और हमारा शरीर गर्म हो जाता है, जो कि किसी भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर हम वार्म अप नहीं करते हैं, तब हमें खेल चोटें लगने के बहुत अधिक कारण हो सकते हैं। उसके बाद है कूलिंग डाउन। खेल खेलने के बाद जो हमारी मसल्स में इतनी टेंशन हुई है दौड़ने भागने से, तो उससे हमें कूल डाउन करना भी ज़रूरी है। मसल टेंशन को भगाना भी ज़रूरी है। तो यदि हम कूलिंग डाउन एक्सरसाइज़ेज़, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ नहीं परफ़ॉर्म करते हैं, तो उसके बाद भी दिन भर हमें कार्य करना होता है। तो ऐसे में खेल चोट लगने का संभावना अधिक हो जाती है। एक्सेसिव फैटीग, अत्यधिक थकान। कभी-कभी हम जो है अत्यधिक थकान में होते हैं, उसके बाद भी हम अपने गेम को खेलते रहते हैं। जब भी हम थक जाते हैं, हर व्यक्ति को अपना-अपना समय पता होता है कि मैं अब थक चुका हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी हम किसी न किसी कारण से मैदान में डटे ही रहते हैं। तो अत्यधिक थकान भी खेल चोट लगने का एक कारण बन जाता है। तो अब आइए आगे जानते हैं कि यदि हमें चोट लग गई है तो उसका हमें किस तरह से निवारण करना है। तो सबसे पहले जानते हैं रगड़ के बारे में। बच्चों, यदि हमें रगड़ लग जाती है खेलते समय, तो ऐसे समय में रगड़ वाले घाव को साफ कपड़े से साफ करना चाहिए। एंटीसेप्टिक लोशन उसके ऊपर लगाना चाहिए, ताकि वातावरण के कॉन्टैक्ट में आके वहाँ कोई जर्म्स ना बन पाएँ। तथा यदि पट्टी की ज़रूरत है, तो पट्टी भी वहाँ पे करनी चाहिए। यदि रगड़ अत्यधिक ज़्यादा है, तो ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और टेटनस का इंजेक्शन भी लगवाना चाहिए। बच्चों, कंट्यूशन यानी कि नील पड़ना, नील यदि हमारे शरीर पे पड़ जाता है, तो ऐसी जगह पे हमें बर्फ की सिकाई करनी चाहिए तथा दर्द निवारक स्प्रे आते हैं अलग-अलग तरह के, वो स्प्रे लगाने चाहिए, जिससे कि हमारे दर्द में आराम हो सकता है। और हमें रेस्ट करना चाहिए, जहाँ पे नील पड़ा है, बार-बार उसी हमारे शरीर के अंग से हमें खेलना नहीं चाहिए, उसका प्रयोग थोड़े समय के लिए बंद करना चाहिए। यदि दर्द ज़्यादा है, तब हमें डॉक्टर की भी सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद बच्चों जानते हैं अ, चीरा लग जाना या फिर लैसरेशन हो जाना। तो ऐसी स्थिति में जब चीरा लगने से हमारा रक्त स्राव होता है, तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि किस तरह से रक्त को रोका जाए। तो रक्त का बहाव रोकने के लिए हमें उस जगह पर जो है थोड़ा-सा दबाव देकर रक्त को रोकने की कोशिश करना चाहिए, यानी कि उस पे कंप्रेशन देना चाहिए। और यदि रक्त का बहाव रुक जाता है, तब उस घाव को अच्छे से साफ करके उसके ऊपर जो है सोफ्रोमाइज़ेशन जैसी दवाई, जो कि हमें बैक्टीरिया से बचाती है, वो लगानी चाहिए। और यदि वहाँ पर टाँका लगाने की ज़रूरत है, तो वो भी हमें लगवाना चाहिए डॉक्टर की उचित सलाह लेके। अत्यधिक पीड़ा होने से जो है हम खेल की कार्यवाही आगे नहीं कर पाते। तो ऐसे में हमें जो है दर्द निवारक दवा का भी प्रयोग करना चाहिए, और वो भी डॉक्टर की सलाह लेने पे। यदि खून का बहाव नहीं रुक रहा है, तब हमें घाव को दबाव देते हुए उसको थोड़ा-सा ऊपर उठा के रखना चाहिए, यानी कि एलिवेट करना चाहिए हृदय के स्तर से, ताकि खून का बहाव जो है रुक सके और ज़्यादा बहाव घाव की तरफ ना हो। तो बच्चों, इसके बाद हमारी जो अगली चोट थी, वो थी स्प्रेन और स्ट्रेन, यानी कि मसल का खिंचाव। यदि मांसपेशी का खिंचाव होता है, तो ऐसे स्थिति में हमें उस घाव को सुरक्षा देनी चाहिए,
उस एक्टिविटी को रोक देना चाहिए जिसको खेलते समय ये लगी है, तथा हमारे घाव को आराम देना चाहिए यानी कि रेस्ट। नंबर 3, अगर अत्यधिक दर्द है उसी समय बर्फ लगानी चाहिए घाव की जगह पर, और बर्फ जो है लगातार हम 20 मिनट तक लगा सकते हैं यदि बड़ी जगह पे हमारी चोट लगी है। यदि छोटी जगह यानी कि रिस्ट में अगर चोट लगी है तो लगभग हम 5 मिनट तक लगातार बर्फ लगा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा घायल भाग को ऊपर उठा के रखेंगे, एलिवेट करके रखेंगे, जिससे कि रक्त का बहाव पूरी तरह से घाव की तरफ ना हो। तो बच्चों इसको दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं प्राइस ट्रीटमेंट, जिसमें कि नंबर 1 पे है प्रोटेक्शन, हम जो है खेल को उसी समय बंद कर देते हैं। नंबर 2, उस चोट लगे हुए भाग को आराम देते हैं। नंबर 3, उस पे हम बर्फ की सिकाई करते हैं। नंबर 4, हम दबाव देते हैं उस घाव पे ताकि जो है ब्लड फ्लो जो है ज्यादा घाव की तरफ ना आ पाए और खून बंद हो सके। साथ में उसे थोड़ा सा हृदय के स्तर से ऊपर उठा के रखते हैं यानी कि एलिवेशन करके रखते हैं। अभी यहाँ पे सवाल बच्चों का आया था, क्या बर्फ की सिकाई? बर्फ की सिकाई हम कर सकते हैं, हमें पोटली में बांध के बर्फ की सिकाई करनी चाहिए। खुले बर्फ को, सीधे बर्फ को खुले घाव पे नहीं लगाना चाहिए। तो बच्चों ये तो था कोमल ऊतकों का प्रबंधन, और सखत ऊतक यानी कि हार्ट टिश्यू इंजरीज के प्रबंधन के लिए मैं कोठारी सर जी को आमंत्रित करती हूँ यहाँ पर। और धन्यवाद सुनीता मैम, बहुत अच्छे से आपने बता दिया है और मुझे नहीं लगता है कि अब आगे कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता है, लेकिन जब केवल इतना बता रहा हूँ बच्चों की अगर हड्डी टूट जाती है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जल्दी से अपने शिक्षक के पास जाना है और उनको बताना है कि किसी बच्चे का अनियमित जो ये जो हड्डी है वो दिखाई देने लग गई है, अब बहुत ज्यादा दर्द अगर उसके हो रहा है तो खरपच्ची का उपयोग कर सकते हैं, और वो भी शिक्षक और आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। अगर वो हड्डी बाहर निकल गई है तो हमें ध्यान रखना है कि साफ गीला कपड़ा उसके ऊपर हम लपेटें कि कीटाणु जो है उसके अंदर ना घुस जाए और इन्फेक्शन होने का डर ना रहे। तो मैं आगे चल रहा हूँ, खेल खेल में सुनीता मैम आपके साथ शेयर करेंगी। जी हाँ बच्चों, खेल खेल के लिए आपके लिए प्रश्न है कि इन राइस ट्रीटमेंट आर का अर्थ क्या है? प्राइस ट्रीटमेंट में आर का अर्थ क्या है? रिमूव, रेस्ट, रन या फिर रेन्यू? आप जब तक इसके जवाब ढूंढिए, मैं चैट पे मौजूद अपने साथियों से निवेदन करूंगी अगर बच्चों का कोई प्रश्न है तो उसे हम यहाँ ले सकते हैं। कोठारी सर भी यहाँ है और मैं भी यहाँ हूँ, तो आप प्रश्न रख सकते हैं। जी सुनीता मैम, जी सुनीता मैम एक बच्चा है रूही, एक स्टूडेंट है रूही परवीन, उसने क्वेश्चन किया है कि अगर एक्सरसाइज करने से हमारी मसल्स में जो पेन होता है, क्या ये पेन होना सही है या गलत है? एक्सरसाइज करने से मसल्स में जो पेन होता है वो पेन सही है, क्योंकि हमारी मसल्स अपने आप को टोन अप करती हैं, एडजस्ट करती हैं न्यू एक्सरसाइजिंग सिचुएशन के हिसाब से। तो मसल्स में दर्द होना बहुत आम बात है, लेकिन यदि ये दर्द लंबे समय तक होता है तब ऐसी स्थिति में हमें जो है चिकित्सीय सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। तो आइए चलते हैं चैट के प्रश्न की तरफ। उत्तर आ गया है। जी पूजा मैम। सुनीता मैम, जी हमारे बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है डी, रेस्ट। जी बिल्कुल, रेस्ट सही जवाब है। कुमकुम मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं प्राथमिक चिकित्सा की तरफ, और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में चर्चा करने के लिए मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ मैडम इंदु दुबास जी को। जी धन्यवाद सुनीता मैम। आज हम स्टार्ट करते हैं प्राथमिक चिकित्सा। जैसे कि नाम से ही अपने आप में मीनिंग जो है व्यक्त कर रहा है, प्राथमिक मतलब सर्वप्रथम। तो किसी घायल अथवा बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के पहुंचने से पहले जो सहायता दी जाती है ताकि उसकी रिकवरी जो है या उसकी चोट जो है और ज्यादा उग्र ना हो सके, उस सेवा को या सहायता को हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। इसका एक उद्देश्य है कि जो हताहत व्यक्ति है या चोटिल खिलाड़ी है उसके जीवन को बचाना। यही एक उद्देश्य है, एकमात्र लक्ष्य है प्राथमिक चिकित्सा का। इसके कुछ मुख्य उद्देश्य भी हैं। पहला, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, जीवन को बचाना।
प्राथमिक चिकित्सा जब किसी व्यक्ति को या खिलाड़ी को जब चोट लगती है, सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उस खिलाड़ी की जान को बचाया जा सके। फिर दूसरा मुख्य बिंदु आता है अधिक हानि को रोकना। जो उसे चोट लगी है, अधिक खून ना बहे या जिस चोट को जितनी लगी है उसकी सीवियरिटी को ज्यादा बढ़ने ना दिया जाए। तो जो जैसा है या तो उसे कम कर ले या उसी स्थिति पे उसको रोका जा सके, ये इसका एक और मुख्य उद्देश्य है। और अगर हम उस चोट को या उस घाव को, उस स्थिति को अगर हम उसी स्तर पर रोक लेते हैं तो एक व्यक्ति या खिलाड़ी के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। ये भी इसका तीसरा मुख्य उद्देश्य है, जिससे कि खिलाड़ी की रिकवरी प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो हमारे ये 3 मुख्य उद्देश्य हैं प्राथमिक चिकित्सा के। आइए अब हम जानते हैं कि खेल चोटों की रोकथाम हम किस प्रकार कर सकते हैं। हमने जाना कि खेल चोट क्या है, किस प्रकार की हैं और किस तरह से उनको हम ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन बच्चों, हम उन चोट को होने ही ना दें तो इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। तो हम डिस्कस करते हैं उन मुख्य बिंदुओं पर कि कौन कौन से जरिए हैं, कौन कौन से रास्ते हैं जिसके द्वारा हम खेलों में चोटों की रोकथाम कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, खेल का पूरा ज्ञान। आप जिस भी खेल को खेल रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं, उसकी बिना जानकारी के आप अगर उस खेल को खेलेंगे तो वह आपको एक चोट होने की स्थिति में ले जा सकता है। तो जिस भी खेल को हमें खेलना है, सबसे पहले हमें उसका पूरा ज्ञान लेना आवश्यक हो जाता है, जिससे कि हम खेलों में चोट की रोकथाम कर सकते हैं। दूसरा मुख्य बिंदु आ जाता है सुरक्षात्मक उपकरण। हर खेल के लिए अपने अपने नियम होते हैं, उनकी प्रकृति, उनका नेचर अलग अलग होता है। जैसे कि ताइक्वांडो में चेस्ट गार्ड पहनना, फुटबॉल में शिन गार्ड पहनना, हॉकी में शिन गार्ड पहनना, क्रिकेट में हेलमेट पहनना। तो अगर हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहन कर रखेंगे तो हम चोट के चांसेस जो हैं उन्हें कम कर सकते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि हमने एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ना पहनने की वजह से भारत के एक मुख्य खिलाड़ी रमन लांबा, जो कि क्रिकेट पे एक हेलमेट ना पहनने की वजह से बॉल उनके सर पर लगी और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये एक छोटी सी, अगर हम ध्यान रखें, अपने आप को सचेत रखें और अपने प्रॉपर सुरक्षात्मक उपकरण धारण करें तो हम खेल में चोटों की रोकथाम कर सकते हैं। आ जाते हैं उचित खेल किट पहने। हर खेल के लिए अपनी अपनी एक किट का एक होती है। अगर हम उस किट को पहनेंगे तो हम जैसे जिसके जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम किट पहनते हैं तो हम खेलों में चोटों की रोकथाम जो है कर सकते हैं। खेलने से पहले वार्मिंग अप होना चाहिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर हम वार्मिंग अप करते हैं तो हमारी मांसपेशियां जो है वो संकुचित होती हैं, जिससे कि रक्त स्त्राव, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बॉडी का टेम्परेचर बनता है। और अगर हम किसी कार्य को करने से पहले अगर हम अपनी तैयारी के साथ उसको करते हैं तो वह हम बेहतर प्रशिक्षण और हम कंपटीशन में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमने किसी भी शारीरिक गतिविधि को करने से पहले जिस तरह से हमारा वार्मिंग अप जरूरी है, उसी प्रकार खेल के उपरांत या टूर्नामेंट के या प्रशिक्षण के उपरांत हमें कूल डाउन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। रक्त स्त्राव को वापस नॉर्मल स्थिति में लेके आना, तो कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करके जो हमारे शरीर का तापमान बढ़ गया है, जो रक्त स्त्राव, जो रक्त संचालन बढ़ चुका है शरीर में, उसको न्यूनतम और सामान्य स्तर पर लेकर आना ही प्रक्रिया कूलिंग डाउन कहलाती है। और यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम खेलों में चोटों की रोकथाम कर सकें। ओबे रूल्स, हर नियमों का पालन अगर हम करते हैं तो हम खेलों के क्षेत्र में चोटों की रोकथाम कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है उचित प्रशिक्षण करें और अत्यधिक थकान से बचें। अगर हमने अपनी आपको पूरी तरह से अच्छी तरीके से एडिक्वेट अपनी प्रैक्टिस की है तो हम इंजरी के चांसेस जो है बचा लेते हैं, क्योंकि हमारी मसल्स जो है वो एजुकेट हो जाती है, वो सीख जाती हैं। अगर मैं बिना सीखे, जैसे समरसॉल्ट जैसी प्रक्रिया है या जूडो या रेसलिंग में जैसे गिरने का एक तरीका उसे फॉल बोलते हैं, अगर मैं उसको प्रैक्टिस करके अगर करूंगी तो मेरी बॉडी, एक व्यक्ति या खिलाड़ी की जो बॉडी है वो उसके लिए यूज्ड टू हो जाती है और वह खेलों में अचानक
होने वाली चोटों की रोकथाम कर सकता है। तो प्रशिक्षण और अत्यधिक, हमारी बॉडी जब हमें सिग्नल देती है कि अब और नहीं, हमें अपनी बॉडी को समझना चाहिए और अत्यधिक थकान होने से बचना चाहिए, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस अगर हम करेंगे तो खेलों में मांसपेशियों का खिंचाव जैसी स्थिति आ सकती है, जिससे चोट हो सकती है। तो बच्चों, हमें खेलों में चोटों की रोकथाम करने के लिए उचित प्रशिक्षण और अत्यधिक थकान, दोनों ही स्थितियों से अत्यधिक थकान से हमें बचना चाहिए। यूज प्रॉपर टेक्निक एंड स्किल। जी हाँ, हर खेल की अपनी अपना एक तरीका होता है परफॉर्म करने का। जैसे पोल वॉल्ट में जब एक खिलाड़ी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, अगर वो गिरना अपने हिप्स पे और कमर पे अगर वो नहीं लेगा और या गलती से वो नेक के ऊपर लैंडिंग कर जाए, तो व्यक्ति की जगह पर ही मौत हो सकती है। अगर हम सही तकनीक और स्किल, कौशल का उपयोग करते हैं तो हम खेलों में चोटों की रोकथाम कर सकते हैं। किसी भी टेक्निक को या स्किल को परफॉर्म करने के लिए जो उसका प्रॉपर तरीका है, वह हमें फॉलो करना अत्यधिक आवश्यक होता है। अगर हम नहीं करेंगे तो अचानक से आया हुआ प्रॉब्लम, स्ट्रेस जो है मांसपेशियों पे खेलों में चोटों की रोकथाम, खेलों में चोट को कर सकता है। फिर आ जाता है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिटनेस लेवल। अगर एक व्यक्ति का फिटनेस लेवल जो है वो अच्छा है तो उसकी मांसपेशियां प्रिपेयर रहती हैं कि वो लोड जो है वो अपने ऊपर ले सकती हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का फिटनेस लेवल अच्छा है तो उसको खेलों में चोट के लगने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं। इसके विपरीत अगर फिटनेस अच्छी नहीं है तो चांसेस जो है वो ज्यादा बने रहते हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कोठारी सर को कि वो आए और बच्चों को अभ्यास कार्य जो है वो डिस्कस करें। कुमकुम मैम, आप आइए प्लीज और बच्चों से शेयर कीजिए अभ्यास कार्य। थैंक यू इंदु जी। बच्चों, आपके स्क्रीन पर है अभ्यास कार्य। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, मांसपेशीय प्रणाली पर व्यायाम के प्रभावों की व्याख्या करें। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। सेकंड क्वेश्चन है, खेल चोट के कारण लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रिवेंशन फॉर स्पोर्ट्स इंजरीज। एंड 4 है, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। एंड 5th क्वेश्चन है, क्लासिफाई स्पोर्ट्स इंजरीज, एक्सप्लेन इन डिटेल्स द मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्ट एंड बॉन्ड इंजरीज। बेटा, इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपीज में कीजिए और अपने फिजिकल एजुकेशन टीचर से शेयर कीजिए। थैंक यू कुमकुम मैम। थैंक यू कुमकुम मैम। ये गूगल फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए, अपना स्कोर जांचिए, इसके उत्तर दीजिए और स्क्रीनशॉट लेके अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, सभी बच्चे इसको भरेंगे। और तब तक के लिए, अगली क्लास के लिए आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार।